मॉर्निंग बच्चों, आज हम पढ़ेंगे भूमंडलीकृत विश्व का बनना पार्ट 3। ठीक है। भूमंडलीकृत विश्व क्या हुआ बच्चों, किसको कहते हैं? देखिए, अर्थात आज पूरा विश्व एक हो गया है। कभी कभी आपने सुना होगा कि आज पूरा विश्व एक गांव बन गया है। क्या कारण है? पहले ज़माने में क्या होता था कि हमको केवल अपने आसपास गांव तक की ही खबर रहती थी, किसके घर में पूजा है, किसके घर में आज शादी है, किसके घर में नामकरण है। लेकिन आज विश्व के किसी भी कोने में अगर कोई घटना होती है, कोई नया आविष्कार होता है, तो तत्काल पूरे विश्व में उसकी सूचना एक एक कोने तक पहुंच जाती है। किसके द्वारा? नेट के द्वारा, फ़ोनों के द्वारा, यातायात के और संचार के साधनों के द्वारा। ठीक है। तो इससे आज हमारा पूरा विश्व एक परिवार, एक गांव बन गया है। तो उसी के बारे में आज इस पाठ को हम पढ़ेंगे। इसमें बहुत अच्छी जानकारी आपको इसमें मिलेगी। सबसे पहला इसमें बिंदु है वैश्वीकरण किसे कहते हैं। वैश्वीकरण क्या है? देखो, किसी देश की अर्थव्यवस्था का विश्व के अन्य देशों की अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। जैसे भारत की अर्थव्यवस्था और जापान की अर्थव्यवस्था देखें तो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो भारत के पास हैं जिसका हम निर्यात कर सकते हैं जापान को, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम जापान से आयात कर सकते हैं। तो पूरे ऐसे विश्व के सारे देशों के साथ जो हमारा आयात निर्यात होता है, व्यापार होता है, ये कहलाता है वैश्वीकरण। और इस वैश्वीकरण में बच्चों बहुत बड़ी भूमिका होती है यातायात के साधनों की, संचार के साधनों की, है ना, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों की। अब ये बहुराष्ट्रीय कंपनियां क्या है? देखो, बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं एक साथ अनेक अनेक देशों में व्यवसाय करने वाली कंपनियां। मतलब इनके व्यवसाय किसी एक देश तक ही सीमित नहीं होते हैं, बल्कि विश्व के जो विकसित या अविकसित, जो जिस देश के पास जो सामान होता है वहाँ से ये लोग सामान लेकर के अपना व्यापार करते हैं। माना हम एक फुटबॉल का उदाहरण लेते हैं, तो फुटबॉल के लिए ये लोग क्या करते हैं कि लेदर जहाँ से मिलता है वहाँ से वो मंगाते हैं, रबड़ जहाँ पे मिलता है वहाँ पे रबड़ का सामान तैयार करवाते हैं, जहाँ पे सस्ते श्रमिक हैं वहाँ पर इनके पीस करवाते हैं, कहीं पर इनकी सिलाई होती है, कहीं पर इनमें प्रिंट होता है, कहीं पर इनमें कलर होता है। और इस प्रकार के जब पूरी फुटबॉल बन जाती है तो उसको किसी एक कंपनी का नाम दे दिया जाता है, और उस कंपनी के नाम से पूरे विश्व के देशों में वो सामान बिकता है। तो यही कहलाता है बहुराष्ट्रीय कंपनी। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि कंपनी के नाम से, जैसे आपने आजकल देखा होगा अमेजॉन है, सैमसंग है, लक्स है, क्लोजअप है, ये सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रोडक्ट हैं। पूरे विश्व के देशों में ये सब बिकते हैं। कोको कोला है जैसे, है ना। अब इसमें क्या होता है कि बहुराष्ट्रीय कंपनी और वैश्वीकरण में आयात शुल्क क्या है? देखो, दूसरे देश से आने वाली वस्तुओं पर वसूल किया जाने वाला जो शुल्क है वो आयात शुल्क कहलाता है। जैसे हमारे देश में चीन से जो सामान आ रहा है उसमें अगर हम आयात शुल्क बढ़ा देंगे तो क्या होगा बच्चों? वो सामान कम आएगा। ठीक है। आयात शुल्क घटा देंगे तो सस्ता हो जाएगा सामान और ज़्यादा आएगा। तो किसी देश को आयात शुल्क जो है उस पर लिया जाने वाला शुल्क, उसी के आधार पर वस्तुओं का आयात निर्यात कम या अधिक होता है। ठीक है। और उदारीकरण क्या है? देखो, सरकार द्वारा अर्थव्यवस्था पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाना। जैसे आयात शुल्क को कम कर देंगे या अन्य प्रतिबंध हैं सरकार द्वारा, तो उसको हटा देंगे तो एक उदार नीति है, कहते हैं ना, वो बहुत उदार प्रवृत्ति का व्यक्ति है। तो ऐसी सरकार द्वारा किसी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए उस पर लगे प्रतिबंधों को हटाना क्या कहलाता है? उदारीकरण कहलाता है। ठीक हो गया। अगला है विश्व बैंक। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है बच्चों। जैसे हमारे अपने जिले की सरकार होती है, प्रदेश की सरकार होती है, देश की सरकार होती है, ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय सरकार भी होती है जो विश्व के सभी देश मिलकर के, जिसको हम WTO, वर्ल्ड संयुक्त राष्ट्र संघ जिसको हम कहते हैं। तो इस प्रकार से ये संस्था के अंदर एक संस्था है विश्व बैंक। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो सदस्य देशों को आर्थिक विकास के लिए ऋण देती है। माना कोई निर्धन देश है, गरीब देश है, तो विश्व बैंक क्या करता है? उनको ऋण देता है जिससे कि वो अपने देश का विकास कर सके। ठीक हो गया। अगला पॉइंट है कार्न लॉ। ये ब्रिटिश सरकार द्वारा लगाया गया एक कानून है जो मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दी थी ब्रिटिश सरकार ने। तो इसी को कहा गया कार्न लॉ। लॉ माने कानून, कानून माने मक्का। और ये कानून, इससे क्या हुआ था कि वहाँ पर खाद्य पदार्थों की कीमतें बहुत ऊंची हो गई थी और ब्रिटिश वासी इससे बहुत परेशान हो गए थे, और कार्न लॉ का ब्रिटिश के निवासियों ने विरोध किया था। ठीक हो गया। फिर अगला हमारा पॉइंट आता है कैनाल कॉलोनी या नहर बस्तियाँ। ठीक है।
19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार द्वारा रेगिस्तान में नहरों का जाल बिछा दिया गया। आपको पता है जो हमारा रेगिस्तानी हिस्सा है वहाँ पे नदियाँ भी नहीं है, वर्षा भी नहीं होती है, तो बालू ही बालू है, कृषि कार्य नहीं होता है। तो ब्रिटिश सरकार ने क्या किया, वहाँ पे बहुत सारी नहरें हैं। अभी जैसे वहाँ पे इंदिरा गांधी नहर से देखो बहुत सारा रेगिस्तान का हिस्सा हमारा हरा भरा हो गया है। तो इन नहरों के किनारे पंजाब और अन्य स्थानों से किसानों को ला करके बसाया गया। तो जो ये कॉलोनियाँ बनी वो कहलाई कैनाल कॉलोनी। ठीक हो गया। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है बच्चों, गिरमिटिया श्रमिक किसे कहा जाता है। ये प्रश्न देखिए, 1830 में दास प्रथा समाप्त हो गई। पूरे विश्व में पहले दास प्रथा होती थी, जानवरों की तरह गरीब लोगों को दास बना करके अपनी सेवा करवाते थे सारे लोग, जो सेठ साहूकार लोग होते थे। अच्छा, जब अंग्रेज सरकार का काम नहीं चलने लगा दासों के बिना, तो उन्होंने एक नई चाल शुरू कर दी। भारत और चीन के लाखों मजदूरों को अनुबंध पर ये कहाँ ले जाने लगे, मॉरिशस, फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद आदि देशों को ले जाने लगे। और इन श्रमिकों से अनुबंध पर ये कभी समाप्त नहीं होने वाला, इनका अनुबंध कभी समाप्त नहीं होता था। इनसे तरह तरह के दासों की तरह से काम करवाए जाते थे। इनके कोई कानूनी अधिकार नहीं थे, और एजेंट लोग जो इनको ले जाते थे इन देशों में, वो इन पर बहुत अधिक अत्याचार करते थे। वेतन नाम मात्र का मिलता था। जब आप कभी यूट्यूब में सर्च करोगे गिरमिटिया श्रमिक, तो इनकी दुख भरी दास्तान के बड़े मार्मिक उदाहरण उसमें मिलते हैं बच्चों। ये बेचारे 5 साल तक अपने परिवार से, अपने देश की माटी हवा को तक ये याद करते हैं, इतने दूर रहते हैं, और इस इंतज़ार में कि 5 साल बाद हमारा अनुबंध समाप्त हो जाएगा और हम अपने देश वापस चले जाएंगे। लेकिन 5 साल बाद भी इनका अनुबंध समाप्त नहीं होता है, बल्कि वो एजेंट जो होता है फिर इनके पास कागज़ लेके आता है कि तुम्हारा अनुबंध 5 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। मतलब पूरे जीवन भर ये दासों की तरह से इन देशों में काम करते हैं अपने देश से दूर। तो इन श्रमिकों को जो भारत और चीन से ले जा करके फिजी, गुयाना, त्रिनिदाद, मॉरिशस आदि देशों को ले जाए गए, ये श्रमिक कहलाए गिरमिटिया श्रमिक। ठीक हो गया। अब है बच्चों अगला, रिंडर पेस्ट किसे कहते हैं। रिंडर पेस्ट एक पशुओं की बीमारी थी बच्चों, जो 1890 में अफ्रीका में आई थी। एशिया से जो लाए गए पशु थे उनके द्वारा अफ्रीका में ये बीमारी फैली थी। और इसमें क्या हुआ था कि 90% अफ्रीका वालों के पशु मर गए सब बीमारी से। अब इनका मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। अफ्रीका तो वैसे भी एक बहुत निर्धन देश है। अब जब इनकी रोजी रोटी समाप्त हो गई, इनके पशु सारे मर गए, कृषि कार्य ठप हो गया, तो अब ये जो बचे हुए लोग थे बहुत आर्थिक संकट से जूझ रहे थे। तो जो यूरोपीय देश थे, जो चालाक देश थे, जैसे फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया, इंग्लैंड हो गया, ये क्या किया, इन्होंने अफ्रीका के बचे हुए पशु और श्रमिकों को अपना गुलाम बना करके, उपनिवेश बना का मतलब हुआ गुलाम बना करके, ये इनको अपने साथ अपने देश ले जाने का इनको सुनहरा अवसर मिल गया। तो रिंडर पेस्ट क्या है, कभी कभी 1 नंबर का प्रश्न भी आता है, तो उसमें आप लिख सकते हैं कि ये एक पशुओं की बीमारी है जो अफ्रीका में फैली थी। अगला है बच्चों, रेशम या सिल्क मार्ग क्या है। देखो, रेशम या सिल्क मार्ग जो है, चीन और दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का सिल्क जिस मार्ग से यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के देशों को ले जाया जाता था, उसको सिल्क मार्ग कहते हैं। देखो कहाँ से जाता था ये सिल्क, भारत हो गया, सिंगापुर हो गया, चीन हो गया, जापान हो गया, जावा, सुमात्रा, यहाँ पर बहुत अच्छी बर्मा, रंगून, भारत का जो मलमल होता था, सिल्क होता था, बहुत ही अधिक अच्छा होता था, इतनी अच्छी क्वालिटी का होता था कि इसको देखो यहाँ से फिर ये अरब सागर होते हुए यहाँ पे लाल सागर है, भूमध्य सागर है, यहाँ से होते हुए इस मार्ग से ये कहाँ जाता था, यहाँ पर जो यूरोप के देश हैं छोटे छोटे, इनमें और उत्तरी अफ्रीका के मिस्र आदि देशों को ये माल पहुँचाया जाता था। तो जिस रास्ते से स्वेज नहर होते हुए जिस रास्ते से ये सामान जाता था उसको कहा जाता था सिल्क मार्ग। ठीक है। अच्छा, चीन से चीनी पॉटरी भी ये इसके साथ लेके जाते थे, और वापसी में क्या करते थे, अफ्रीका और यहाँ पे सोना आदि बहुत होता है, तो यहाँ से ये सोना आदि इन देश, भारत, चीन, एशिया के देशों को लाते थे। तो ये जो मार्ग था बहुत महत्वपूर्ण था, और इससे बहुत अधिक फायदा इन व्यापारियों को होता था। तो इस मार्ग को ही क्या कहा गया, रेशम मार्ग या सिल्क मार्ग, जिससे दक्षिण पूर्वी एशिया के देशों का सिल्क जिस मार्ग से कहाँ जाता था, यूरोप और अफ्रीका के देशों को जाता था।
ठीक हो गया। अगला है बच्चों ब्रेटन वुड्स समझौता। देखो क्या है ये ब्रेटन वुड्स समझौता। जुलाई 1944 को विश्व के बड़े बड़े राजनेताओं का एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें विश्व के बड़े बड़े देशों के राजनेताओं को बुलाया गया, और ये सम्मेलन हुआ था अमेरिका के ब्रेटन वुड्स नामक स्थान पर। ठीक है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य जो था अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को स्थिर करना और आर्थिक स्थिरता लाना, मतलब पूरे विश्व के देशों को आपस में जोड़ते हुए व्यापार को बढ़ावा देना, इसका मुख्य उद्देश्य था। इसके परिणाम स्वरूप जो हुआ, ब्रेटन वुड्स समझौता जब हुआ तो उसके बाद दो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का जन्म हुआ बच्चों। एक तो था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और एक था विश्व बैंक। अर्थात अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या हुआ होगा, बड़े बड़े देशों ने मिल करके मुद्रा पैसा जमा किया, जिससे कि गरीब देशों की मदद की जा सके और उनसे ऋण लिया जा सके। ठीक है। अच्छा, G77 को ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान क्यों कहा जाता है? अब G77 क्या है? देखो ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व के 77 विकासशील देशों का एक संगठन जो था, ये 1964 ईस्वी में बना था। ये कहलाया G77 के नाम से विश्व प्रसिद्ध हुआ ये। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या था? आर्थिक स्थिरता लाना, गरीब देशों की सहायता करना। अब इसको ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान क्यों कहा जाता था? क्योंकि कार्य तो ये भी वही कर रहा है जो ब्रेटन वुड्स कर रहा था। उसके परिणाम स्वरूप दो संस्थाएं विकसित हुई थी, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम नहीं किया। तो इन दोनों संस्थाओं की असंतोषजनक सेवाओं के कारण ही G77 का जन्म हुआ। तो ये भाई हुआ ना उनका, इसलिए इसको क्या कहा गया? ब्रेटन वुड्स की जुड़वा संतान। ठीक हो गया। अब है आर्थिक महामंदी क्या थी? आर्थिक महामंदी विश्व में फैली थी बच्चों 1929 से 1933 में, जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? ये आपने 9th में पढ़ा था, 1914 से 1918 तक। 1918 के बाद जब प्रथम विश्व युद्ध बंद हुआ तो पूरे विश्व की आर्थिक व्यवस्था छिन्न भिन्न हो गई, सारे देश लड़खड़ाने लग गए इससे। ठीक है। और उसके बाद पूरे विश्व में 1929 में एक आर्थिक महामंदी आ गई। इसमें क्या होता है बच्चों कि रुपये की कीमत बिल्कुल घट जाती है और वस्तुओं की कीमतें आसमान छूने लग जाती हैं। वस्तुएं इतनी महंगी हो जाती हैं, बेरोजगारी फैल जाती है, मुद्रास्फीति की स्थिति आ जाती है, उद्योग धंधे सब ठप हो जाते हैं, लोगों के पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं बचता। इस प्रकार देखिए एक बहुत महत्वपूर्ण पाठ ये था भूमंडलीकृत विश्व का बनना, और काफ़ी इम्पोर्टेंट इसके प्रश्न हैं परीक्षा की दृष्टि से, तो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो अगला पाठ हम कल पढ़ेंगे। ठीक है, धन्यवाद।